आखिर तुर्की के मन में क्यों जागा परमाणु बम बनाने का अरमान? जनता की भारी मांग। क्या खलीफा एर्दोगन बनाएंगे एक और इस्लामिक बम? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु जल संधि विवाद में यूं नहीं कूद रहा चीन। एक्सपर्ट ने बताया भारत के खिलाफ कैसे बनेगा खतरा। तिब्बत में कर सकता है ये काम। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने टीआरएफ के आतंकियों की सूची में डाला। पहलगांव में 26 लोगों की कर दी थी हत्या। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। शुक्रवार को विदेश विभाग ने इस दौरान जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को खास जिक्र किया। पहलगांव में 26 लोगों पर गोलीबारी की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ले ली थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ समय पहले ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा किया था। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और आतंकवाद पर विचार का चेहरा बेनकाब किया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने टीआरएफ को एफटीओ यानी विदेश आतंकवादी संगठन और विशेष नामित वैश्विक आतंकी एसडीजीटी की सूची में डाला है। विदेश विभाग ने कहा कि यह फैसला ट्रंप प्रशासन के अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा, आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और पहलगांव आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के न्याय का आह्वान को लागू करने को दिखाता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई ने लश्कर के कमांडर साजिद जट को जम्मू और कश्मीर में सिर्फ विदेशी आतंकवादी तैनात करने के निर्देश दिए थे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी कश्मीरी आतंकवादी को शामिल नहीं किया गया था। इस हमले को अंजाम देने वाले समूह की अगुवाई सुलेमान कर रहा था। संदेह है कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के पूर्व कमांडो हैं। वह साल 2022 में जम्मू की घुसपैठ करने के पहले लश्कर में मुरीद के ठिकाने पर ट्रेनिंग हासिल कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद जब भारत ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का फैसला लिया तो पाकिस्तान बौखला उठा था। इस संधि के लागू होने के बाद 65 वर्षों में भारत और पाकिस्तान ने कई जंग लड़ी, लेकिन यह जारी रही। लेकिन इस पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लगातार तानातानी बनी हुई है, लेकिन भारत अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच चीन की एंट्री इसमें होती दिखाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान ने इस मामले में चीन से कूटनीतिक समर्थन मांगा है, जिसके बाद बीजिंग और उसके विश्लेषकों ने भारत के इस कदम को एक तरह से गैर कानूनी दबावपूर्ण कूटनीति बताया है। इस बदले में चीन ने पाकिस्तान के अंदर सिंधु की एक सहायक नदी पर स्थित मोहम्मद बांध के निर्माण में तेजी लाने की घोषणा की है। भारत को चीन की प्रतिक्रिया ही कुछ हद तक अपेक्षा पहले ही थी, क्योंकि बीजिंग और इस्लामाबाद एक दूसरे को सदाबहार दोस्त कहते हैं। वहीं चीन भारत को अपना क्षेत्रीय दुश्मन मानता है और दोनों के बीच पूर्वी सीमा पर तनाव चल रहा है। लेकिन एक विश्लेषक के अनुसार बीजिंग की भूमिका केवल एक तटस्थ पर्यवेक्षक से कहीं अधिक है। बीजिंग अपने क्षेत्र की नदियों को प्रवाह को बाधित करके प्रतिक्रिया दे सकता है जो भारत में आती है। हालांकि चीन सिंधु जल संधि का पक्षकार नहीं है, लेकिन सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से आता है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि पर बीजिंग का किसी भी तरह का हस्तक्षेप क्षेत्रीय तनाव को भड़काने का जोखिम पैदा करता है। उनका कहना है कि चीनी मीडिया भारत को आक्रामक बताने वाले दुष्प्रचार शामिल है। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि दक्षिण एशियाई राजनीति में बीजिंग के व्यापक उपस्थिति को बढ़ावा दिया जा सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के बाद अब तुर्की के मन में परमाणु बम बनाने का ख्वाब जागा है। इस्लामिक देशों के लिए एक अलग परमाणु बम यानी इस्लामिक बम। तुर्की में एक सर्वे करवाया गया है जिसमें पता चला है कि ज्यादातर देश परमाणु बम बनाने का समर्थन कर रहे हैं। रिसर्च इंताबुल नाम की एक एजेंसी ने इस सर्वे को करवाया है, जिसमें देश के अलावा अलग हिस्से के करीब 2000 नागरिक से बात की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 71% से ज्यादा लोगों ने परमाणु बम बनाने की सलाह दी है, जबकि सिर्फ 18% लोगों ने ही परमाणु बम बनाने की
किसी भी फैसले का विरोध किया है। ये सर्वे तुर्की की जनता के बीच परमाणु बम बनाने के विचार को सामने लाता है। सर्वे से पता चलता है कि हालिया संघर्ष जैसे यूक्रेन रूस युद्ध को इजराइल ईरान युद्ध ने लोगों के मन में गहरा असर डाला है। खासकर ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध ने तुर्की की जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। हालांकि तुर्की ने 1979 में परमाणु अप्रचार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता है। लेकिन जनता के विचार में आया ये बदलाव भविष्य में परमाणु बम बनाने की दिशा में एर्दोगन के कदम बढ़ा सकते हैं। यानी कानूनी दायरे से ज्यादा अब राष्ट्रहित और आत्मरक्षा की भावना जनता के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह सिर्फ एक सामरिक सोच नहीं, बल्कि देश की जनता के मन में आया एक मानसिक परिवर्तन है। खासकर तब जब हालिया घटनाओं ने ईरानी मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस को भेद दिया था और आयरन डोम भी 100% इजराइल का रक्षा करने में नाकाम रहा। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में भारी भरकम निवेश किया है और वो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल और अमेरिका को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा है, उससे तुर्की की जनता में एयर डिफेंस सिस्टम की 100% सुरक्षा काबिलियत को लेकर गहरा शक पैदा हो गया है। एक ये भी भारी वजह है कि तुर्की ने रूसी एयर डिफेंस S-400 को ताक पर रखते हुए अमेरिका से F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने को लेकर तेजी से बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा तुर्की अपना खुद का स्टील फाइटर जेट कान बना रहा है, लेकिन तुर्की के एयरफोर्स में उसे शामिल होने में कम से कम 3 सालों का वक्त और लगेगा। ऐसे में लोगों को लगता है कि तुर्की को अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए, जिससे उसे भविष्य में अमेरिका या नाटो जैसे साझेदार पर निर्भर न रहना पड़े। इसके अलावा तुर्की के लोगों का नाटो से भी विश्वास कम हुआ है। सर्वे के मुताबिक 72% लोग मानते हैं कि अगर तुर्की पर हमला हुआ तो नाटो देश उसकी सुरक्षा के लिए सामने नहीं आएंगे। यह भावना सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिति से भी जुड़ी हुई है। मौजूदा समय में ट्रंप ने जिस तरह से यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए कहा, उसने भी तुर्की के लोगों पर गहरा अविश्वास पैदा किया है। फिलहाल तुर्की किसी भी परमाणु कार्यक्रम या रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन देश में न्यूक्लियर प्लांट जरूर बनाया जा रहा है, जिसके अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडी ओजरटर्क ने कहा कि ये निष्कर्ष मिडिल ईस्ट, बाल्कन और काकेशन में बढ़ती क्षेत्रीय संघर्षों के बीच बढ़ती सार्वजनिक चिंता को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की बदलती भावना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह तुर्की जैसे देश की उस नई दिशा की तरह संकेत जाता है, जहां आत्मनिर्भरता जैसे सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि एक राजनयिक रणनीति बनती जा रही है। अगर तुर्की भविष्य में परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में सोचता है, तो यह न सिर्फ मध्य पूर्व की परमाणु संतुलन को बिगाड़ेगा, बल्कि ईरान इजराइल की संभावित रूप से सऊदी अरब जैसे देशों को भी फिर से अपने सुरक्षा खतरे को मापने के लिए बाध्य करेगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।